हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल संधान एडू पर। मैं सबसे पहले लेके आई हूँ फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, और उसके बाद मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन अथॉरिटी है जो इन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराएगी। तो सबसे पहले हम आर्टिकल, आपको पता है आर्टिकल 12 में आप लोगों को पता है कि हमें डेफिनीशन दी गई है स्टेट की, और इस जो स्टेट की जो डेफिनीशन दी गई है इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट की डेफिनीशन में डाला गया, जिसके बारे में हमें डिस्कस करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट क्या होती है। आपको पता है अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट जो है इलेक्ट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो हमें गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम आते हैं। जो हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी हमारी स्टेट की डेफिनेशन में आती है, जिनके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है, इम्प्लीमेंट कराना है। उसके बाद आता है लोकल अथॉरिटीज़, और उसके बाद जो आता है नेक्स्ट सेगमेंट आता है अदर अथॉरिटीज़। तो सबसे पहले अब आप लोगों को पता है गवर्नमेंट के बारे में, दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है हमारी पार्लियामेंट क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, इसके बारे में हमें कुछ भी डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब आप बात आती है कि लोकल अथॉरिटी क्या होती है। तो लोकल अथॉरिटी का आपको पता है इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 331 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, और इसने क्या कहा है, इट रिफर्स टू अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड पंचायत। नगर पंचायत आपको पता है 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट से हमारे वहाँ नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का जो प्रोविज़न आया है उसमें जो भी अथॉरिटीज़ होंगी वो लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आएंगी। नाउ अब आते हैं हमारे जो सबसे डिस्प्यूटिंग सेगमेंट है अदर अथॉरिटी, और आपको पता है जुडिशरी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने जुडिशरी का प्री दिया था तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा आए थे CSIR स्टेट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, या फिर ONGC स्टेट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसी पे सबसे ज़्यादा जुडिशियल डिसीजन दिए गए हैं कि अदर अथॉरिटी कैसे डिसाइड होगा कि अदर अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में कहा गया कि जो भी अथॉरिटी स्टेट लाइक नेचर करते हैं, जैसे कि इजिस्टिम जनरिस जिसे कहा जाता है, वो सभी लोग होती हैं क्या, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। ये इंटरप्रिटेशन जो मद्रास हाई कोर्ट का दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उसने इस सेगमेंट को माना ही नहीं, यानी कि उसने कर दिया रिजेक्ट, भाई मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। फिर उज्जम बाई का केस, भाई आपको पता है उसने रिजेक्ट कर दिया। उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इजिस्टिम जनरिस का जो कॉन्सेप्ट था वो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, और उसमें उज्जम बाई के केस में उसने उसको मान्यता नहीं दी। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट केस जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में क्या दिया गया, हाउ टेस्ट इसको इवॉल्व किया गया, और इसमें कहा गया कि जिसके पास भी पावर है, लॉ मेकिंग पावर है, वो सभी अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या कही जाएंगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो ये अब जो हाउ टेस्ट था इसको जो है कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, इसको अब आप आ जाएंगे कि कौन सा केस है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि ये जो है, वन मिनट, हाँ, फिर जो सुखदेव सिंह, आप लोगों को पता ही है सुखदेव सिंह का केस बहुत फेमस है। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में ONGC एंड द LIC को क्या कहा गया है,
ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, और इसके जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होता है वो आर्टिकल 14 और 15 में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये इस केस में सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में कहा गया। नौ सबसे जो लीडिंग केस है आर डी सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा केस है जिसने अदर अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रॉड किया और उसने उसे एग्जॉस्टिव बना दिया। इसमें 5 पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटी को कहा जाएगा कि ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं या ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो उसमें कुछ गाइडलाइन दी गई हैं जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर कोई अथॉरिटी जिसकी फंडिंग किससे हो रही है, स्टेट से हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, जो सबसे पहले वाली है। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरा वाला जो सेगमेंट क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल, यानी कि जिस पे स्टेट का डीप यानी कि सो स्ट्रॉन्ग उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको भी हम स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। फिर सेकंड क्या कहता है, फंक्शनल कैरेक्टर बीइंग गवर्न इन एजेंस दैट इज द पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फ्रेम, यानी कि इसमें उन्होंने कहा कि जो भी जैसे कि अथॉरिटी है जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है और वो गवर्न की जाती है किससे, गवर्नमेंट से गवर्न की जाती है, वो भी जो है अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते हुए स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। फिर इट इज़ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसे यानी कि अगर ये कोई गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है और कॉरपोरेशन है, अगर वो काम करता है एज ए स्टेट, तो वो भी क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा हमारा स्टेट की डेफिनेशन में वो आएगा। अब आ जाते हैं कि इसमें जो बहुत सारे केस हैं, तो 5th नंबर का पॉइंट क्या कहता है, वेदर ही कॉर्पोरेशन इंजॉय मोनोपोली स्टेटस विच इज़ स्टेट कन्फर्ड, यानी कि उसको मोनोपोली यानी कि स्टेट ने उसे पावर दिया है मोनोपोली का, यानी कि एकाधिकार दिया गया है कि वो जो है लॉ मेकिंग कर सकता है, रूल फॉर्मेशन कर सकता है, जो भी सब कुछ इंक्लूड होकर वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। फिर नाउ अब हम ये जो है क्या अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस जो है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1988 में रजिस्टर्ड की जाएंगी वो सभी क्या होंगी, आर्टिकल 12 के अंदर में आएंगी, अदर अथॉरिटीज़ होंगी और वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। एंड फिर जो एक केस है हमारा सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है, CSIR इज़ नॉट ए स्टेट, यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई CSIR जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। बट नाउ सेकंड केस जो आता है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वाज हेल्ड दैट CSIR इज़ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। नाउ अब तो ये हो गया क्वेश्चन, यानी कि कौन कौन सी अथॉरिटी जो है, तो इसमें एक बहुत सारी लिस्ट दी हुई है गाइस। मैं कल के लेक्चर में आपको इसे कंटिन्यू करते हुए एक लिस्ट दे दूंगी, क्योंकि हमारे जुडिशरी के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ये स्टेट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। तो एक पूरी सेगमेंट मैंने अपने जुडिशरी के मेंस में यानी कि प्री में बना के रखा था, तो वो लिस्ट हमारी प्रिपेयर रहती है। ऑलवेज आप लोग देखेंगे कि अभी भी पेपर में जाएंगे, ये इतना रिलेवेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में डीप रूटेड कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है एक भी प्री में गलत ना हो। और मेंस के सेगमेंट के में भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि पेपर कॉपी में स्पेस इतना कम दिया होता है कि आप बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं गाइज। मैंने अभी मेंस दिया था, तो हम लोगों को यही देखना है कि टू द पॉइंट चीज़ें हम इसमें डिलीवर करें, जिससे कि हमारा एक जो आंसर की फॉर्मेशन हो बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए, और कम शब्दों में हम जितना ज़्यादा कह सकते हैं बिग कॉन्सेप्ट। नहीं तो मैं पूरी बुक यहाँ पे ला देती और आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करती, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना टॉपिक हमें मेंस के लिए चाहिए इतना सफिशिएंट, इससे हमारे बहुत सारे मार्क्स हमें मिलेंगे। यानी कि अभी मेरी मेंस का रिज़ल्ट जो है अवेटेड है बिहार जुडिशरी का,
तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इससे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे कि हमने अपने क्वेश्चन को यानी कि आंसर की फॉर्मेशन इस फॉर्म में की हुई है। तो अब आ जाते हैं, वेदर जुडिशरी इज इंक्लूडेड इन स्टेट अंडर आर्टिकल 12 और नॉट, यानी कि जुडिशरी जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले जो है आपको ये पता है कि नरेश वर्सेस वर्सेस 1 मिनट गाइस, जस्ट वेट, मेरा एक केस ला यहाँ पे छूट गया है जो जुडिशरी से रिलेटेड है कि नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया है कि जुडिशरी इज़ नॉट ए स्टेट, बट AR अंतुले बनाम RS नायक के केस में कहा गया है कि जुडिशरी जो है भाई जो है स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। तो अब हमारे यहाँ पे आता है कि जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। तो इसे सिंपल फॉर्म में मैं आपको एक ही लाइन में आपको बताना चाहूँगी कि अगर जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन में अगर काम करेगी तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अगर जुडिशरी नॉन जुडिशियल फंक्शन में काम करेगी यानी कि अपॉइंटमेंट किसी ऑफिसर का करता है या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम करता है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा।